अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फाइक उस्मानी और आप देख रहे हैं वाटर बॉटल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो फीमेल से ज्यादा रिलेटेड है और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पीसीओएस। उसके लिए हम डिस्कस करते हैं जैनुल आबदीन साहब से जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सर काइंडली हमें डिस्क्राइब करें कि व्हाट इज पीसीओ। पीसीओएस बेसिकली ख़वातीन की एक कहते हैं कि एक कंडीशन है या एक बीमारी तो नहीं इसको कहा जा सकता है कि ये मेटाबॉलिक कंडीशन है। जिसके अंदर जो है ना इनकी ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम जो है इसको कहते हैं। तो इसमें पाकिस्तान की तकरीबन हर 10 में से जो एक खातून है वो इसका शिकार है। और इसमें जो है ना इसके मुख्तलिफ सिम्पटम्स होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते हैं। इसमें फ़र्ज़ करें कि किसी फ़ीमेल को जो अमूमन तौर पे है उनके जो पीरियड्स हैं यानी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब डिस्टर्बेंस के केस क्या हो सकता है कि वो इर्रेगुलर हो सकते हैं, मतलब ओवर मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, अंडर मेंस्ट्रुएशन हो सकती है या डिलेड साइकिल्स होते हैं, लाइक 2-2 3-3 माह जो है ना उनके पीरियड्स जो हैं वो उनका फ्लो बनता ही नहीं है। तो इसके साथ-साथ जो है उनके अंदर बेसिकली एंड्रोजन लाइक मेल हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह से चेहरे पे बाल या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे बाल या मोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं। और एक्ने की कंडीशन, ऑयली स्किन और लोअर बॉडी जो वेट गेन हो जाना, इस तरह की कंडीशन जो आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी कंडीशंस मिल के जो है ना वो पीसीओएस बना देती हैं। ठीक है। अच्छा, पीसीओएस में बेसिकली आप ये मैं बताएं कि अगर अर्ली बेसिस पे आपको पीसीओएस होते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि यू आर सफरिंग विद द पीसीओएस। इसका सबसे बड़ा और मेजर तो वही सिम्पटम है कि साइकिल्स डिस्टर्ब होते हैं। अब उसके साथ जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसके वो साइकिल डिस्टर्ब हैं, तो फिर हम साथ एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं, उसके साथ इस पीसीओएस को रूल आउट करते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड भी शामिल है। अल्ट्रासाउंड की क्या है कि अगर ओवरी के इर्द-गिर्द जो सिस्ट हैं, ये पानी की छोटी-छोटी जो थैलियाँ हैं, वो बनी हुई नज़र आ जाती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि साइकिल डिस्टर्ब है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के अंदर किसी किस्म का जो है सिस्ट नज़र नहीं आ रहा होता। उसमें फिर मल्टीपल सिम्पटम्स हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर बॉडी वेट गेन है, वो भी एक पीसीओएस का सिम्पटम है। इसके अलावा जो है चेहरे पे बाल आ जाना या चिन के ऊपर बाल आ जाना, और इसके अलावा एक्नी है और डिप्रेशन है। अगर आप न्यूट्रिएंट के हिसाब से देखें, अगर हम उनके मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह की तरफ चले जाएँ, तो अमूमन तौर पे जो पीसीओएस के पेशेंट हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मिल के फिर हमें पीसीओएस की तरफ जो है ना इंडिकेशन देती हैं कि कोई भी फीमेल जो है ना उसको पीसीओएस है या नहीं है। और इसमें मेन कॉज क्या होती है पीसीओएस की और स्पेसिफिकली कोई एज टारगेटेड एज है जिसमें पीसीओएस ज्यादा होते हैं या फिर कॉमनली किसी भी एज में हो जाता है। देखिए, पीरियड्स का जहाँ तक तल्लक है तो वो तो अमूमन 50-52 ईयर्स ऑफ एज तक जो है ना होते हैं। उसके बाद नेचुरली जो है वो साइकिल स्टॉप होना शुरू हो जाता है। तो उससे पहले-पहले जो है ना ये चलते हैं। अब मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी थे जो 40-40 ईयर्स से जो पीसीओएस के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो जब से जो मतलब कि फीमेल अडल्ट होती हैं लाइक 10-12 ईयर्स या 13 या 15 ईयर्स, जब से उनके साइकिल स्टार्ट होते हैं तब से जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। और इसकी अगर आप बात करें वजह की, तो वजह इसकी कुछ भी हो सकती है। जेनेटिक्स भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जेनेटिक्स हो या एनवायरमेंटल फैक्टर हो, जो भी हो, ये लाइफ़स्टाइल डिपेंडेंट ये एक कंडीशन है। इसको लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट के साथ जो है ना हम इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। नहीं तो इसकी कॉज क्या होगी मीन्स कि अब हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा हुँ। कॉमन हो रही है हुँ, हुँ। तो इसके पीछे कोई कॉज स्पेसिफिक कॉज है। स्पेसिफिक कॉज में हार्मोन बेसिकली डिस्टर्बेंस है ना। हार्मोन डिस्टर्बेंस जो है मैंने बताया कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर की जहाँ बात आती है वहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल भी आ जाता है। हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, हमारी रूटीन कैसी है। एक तो ये चीज़ आ गई, और दूसरा जो है हमारे जेनेटिक्स हैं कि हमें प्रीवियसली अगर हमारे जीन्स के अंदर या हमारी पिछली नस्ल के अंदर इस तरह की कंडीशन है, तो वहाँ से भी ये ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ये है कि अब इसको देखें कि ये टैकल कैसे हो सकती है, मैनेज कैसे हो सकती है। तो ये ट्रीटेबल तो नहीं है, लेकिन ये अवॉइडेबल ज़रूर है। तो अवॉइडेबल से मुराद ये है कि बेसिकली जो है ये इफ़ेक्ट भी हमारे लाइफ़स्टाइल से रेलेवेंट चीज़ों को ही करती है। अगर हम इसको अपने लाइफ़स्टाइल के जो सिम्पटम्स हैं, उन्हीं को मैनेज करना शुरू कर दें, तो ये जो कंडीशन है वहीं पे रुक जाती है। तो ये सारी इसकी बड़ी ट्रिकी सी गेम है इसकी, लेकिन ये है कि अगर हम लाइफ़स्टाइल को डील कर लें तो ये ऐसा ही है कि है ही नहीं। अगर नहीं अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई नहीं करते, तो फिर ये है कि अनट्रीटेबल डिज़ीज़ है। अच्छा, और बेसिकली इसका समहाउ आपने जैसा भी कहा कि वेट गेन वेट हुँ, लूज से भी है तो हुँ। हेल्दी वेट क्या होता है एट दैट पॉइंट
कि जो आपके लिए अ, नॉर्मल होता है या नॉर्मलाइज़ करता है आपकी बॉडी अगर को? देखें अगर तो हम देखें न्यूट्रिशन के लिए तो उसमें ऑब्वियसली बीएमआई जो है वो अगर बीएमआई आपकी जो है 18 टू 25 की रेंज के अंदर है तो वो हेल्दी वेट कंसिडर होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर आपका फिजिकली बॉडी जो है वो लुक वाइज भी बेहतर है तो भी चल जाता है। अगर वो बीएमआई के हिसाब से बेशक आप ओवरवेट के अंदर आ रहे हों लेकिन हाँ, फिर भी बीएमआई वहाँ पे जस्टिफाइबल है कि 30 या 28 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो अगर वहाँ है तो वो फिर तो ऑब्वियसली आप ओबेसिटी के अंदर आते हैं तो वो फिर सिर्फ वेट नहीं होता, फिर साथ-साथ कोई ना कोई और कंडीशन होती है। लेकिन अगर बीएमआई की कंट्रोल्ड रेंज के अंदर रहें तो वहाँ पे फिर मैं बीएमआई को छोड़ के ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि उसकी जो लुक है और उसका बॉडी का जो फिज़िकल लुक है और उसकी हाइट के हिसाब से वो दिखने में कैसा है, हम एक तो उस चीज़ को देखते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि फिर हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का जिस तरह मसल्स का, थाइज़ का, चेस्ट का वेस्ट का इनकी मेज़रमेंट्स लेके इनकी फिर उस हिसाब से फिटनेस को ट्रैक कर रहे होते हैं। तो हम वेट को या ओबेसिटी को इस तरफ इस एंगल से देख रहे होते हैं। अब रही बात पीसीओज़ में, तो पीसीओज़ में जो है लोअर बॉडी वेट लाइक हिप और थाइज़ का रीजन जो है या जो आपके नीचे वाली बॉडी है काफ़ी। लाइक लोअर काफ जो है, वहाँ पे वेट गेन होना ज़्यादा शुरू हो जाता है और वो बड़ा स्टबर्न किस्म का फैट होता है। और फिर यही है कि जैसे लोग कहते हैं कि हम डाइट करते हैं तो हमें लगती नहीं है लाइक वो मेटाबॉलिज्म एक स्टक वाली कंडीशन आई होती है, तो वो वहाँ रुका होता है फिर असल में बेसिकली इसके अंदर फिर ना इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी शुरू हो जाती है। तो फिर ये ओबेसिटी और ओबेसिटी के साथ-साथ ये चली जाती है डायबिटीज़ की तरफ। अच्छा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी की वजह से पीसीओएस होते हैं या पीसीओएस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे दोनों पास आई थी? दोनों रिलेटेबल हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हम पीसीओएस की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वेट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जैसे ही वेट गेन हो, वेट गेन जो है ना हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। वेट गेन की वजह से हम मेटाबॉलिक स्ट्रेस के अंदर आते हैं। जैसे ही बॉडी स्ट्रेस बेशक वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस है या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, किसी भी स्ट्रेस की वजह से फीमेल्स के जो है ना साइकिल डिस्टर्ब हो सकते हैं। साइकिल डिस्टर्ब होते हैं तो किसी भी टाइम पे सिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। ये भी हो सकता है कि आप वेट गेन की वजह से आपका साइकिल डिस्टर्ब हुआ था और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हुई और फिर जो आप परमानेंट डायबिटीज़ टाइप 2 की तरफ चले जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपको मतलब कि आपका लिवर फंक्शनिंग सही नहीं था, आपकी इंसुलिन प्रोसेसिंग जो है ना वो सही नहीं है, आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी वो प्रॉपर तरीके से नहीं ठीक है, तो उस वजह से भी आपका वेट गेन हो रहा है या उस वजह से भी आप पीसीओएस की तरफ आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें कोरिलेट है, इसमें स्ट्रेस भी है, इसमें आपके जो है लाइफ़स्टाइल भी है, इसके अंदर आपकी डायबिटीज़ भी है, इसके अंदर आपका वेट भी है। ये सारी इनमें से कोई भी फैक्टर जो है ना इस चीज़ को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा। अच्छा पीसीओएस की जो मैनेजमेंट है वो बाय डाइट है, बाय सप्लीमेंट है या मेडिसिन है, वो क्या है? बेसिकली सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि अगर ये वेट की वज़ह से हो रही है तो हम कहेंगे हम इसको डाइट से कंट्रोल कर लें। अब इसके मैंने कहा कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इंसुलिन का मसला भी आ सकता है, ठीक है? वेट का मसला भी आ सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी है, ठीक है? ऑब्वियसली वेट गेन या वेट लूज़ जो है, जो भी वेट से रेलेवेंट कोई मसला है वो भी है, मेटाबॉलिज़्म का कोई इश्यू है तो वो भी है या आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, उस वज़ह से भी। ये तो ऐसे केस के अंदर जो वो मसला जो जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें या मल्टीपल फैक्टर्स उसको कॉज़ कर सकते हैं। तो ऐसे केस में मैं तो कहता हूँ कि पैनल बेस्ड अप्रोच ही होनी चाहिए लाइक गायनेकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हो और ऑब्वियसली वहाँ पे डायटीशियन भी हो। डायटीशियन का काम डाइट और सप्लीमेंट की हद तक है और जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उसने आपके हार्मोन्स को देखना है और गायनेकोलॉजिस्ट ने आपके ओवे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके स्ट्रक्चर और उसकी उसके अंदरूनी जो भी कहानी चल रही है, सिस्ट है, नहीं है, वो कहाँ है, कैसी कंडीशन है या जो अगर पीरियड्स हैं तो उनका फ्लो कैसा है या वो उन सारी चीज़ों को देखना है। तो इसमें केस बाय केस, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल जो है इसकी स्ट्रैटेजी वो चेंज होगी। अगर तो सिवियरिटी कम है, तो शायद फिर अकेली डाइट से भी ठीक हो जाए। हाँ, ऐसा अब जो मेरे पास जो अमूमन पेशेंट आते हैं, वो बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहले जाते हैं और यहाँ पे जो एक जनरल प्रैक्टिस या जो मुझे एक मसला नज़र आया है ना, वो ये है कि अमूमन तौर पर वो पेशेंट आ रहे हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट से सिर्फ़ मेडिसिन खा-खा के थक जाते हैं और वो इवन के पेशेंट के ये वर्ड्स हैं, वो ये कहते हैं कि आप किसी तरह से हमें ये मेडिसिन छुड़ा दें सिर्फ़ वो मेडिसिन और इसकी इसकी मेडिसिन कुछ ऐसी है जो जो भी पेशेंट इसकी मेडिसिन के ऊपर चलते हैं, वो उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बहुत परेशान होते हैं। उस परेशानी की वजह से वो हमारे पास जो है ना डाइट कंसल्टेशन लेने आते हैं। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अमूमन तौर पे जैसे मैंने कहा ना ये ट्रीटेबल डिज़ीज़ नहीं है, ये लाइफ़स्टाइल बेस्ड है। अब जो
जो लोग सिर्फ मेडिसिन लेने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो साथ में आपको टिप्स के तौर पे तो ये भी कह देते हैं कि यार डाइट को इस तरह कर लेना या अपने रूटीन को बेहतर करना, लेकिन वो सिर्फ उस गायनेकोलॉजिस्ट की मेडिसिन को सीरियस ले रहे होते हैं, उसकी साइड टिप्स को नहीं ले रहे होते। और ऑब्वियसली वो गायनेकोलॉजिस्ट की वो जो साइड टिप्स, क्योंकि उसका कोर फील्ड नहीं है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, तो वो कोई बहुत उसके ऊपर शायद वो उस तरह से फोकस भी नहीं करते हैं या वो पेशेंट की उस तरफ अटेंशन भी नहीं लेके जाते। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो सिर्फ मेडिसिन खा रहे होते हैं और मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा था। अब जब एक आप बार-बार एक पंक्चुअलिटी के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट कर रहे हैं, उसकी मेडिसिन भी है, वो इस पे अमूमन 3 मंथ का कोर्स होता है, उसको भी आप फ़ॉलो अप कर रहे हैं और स्टिल जो है आपका पीसीओएस ठीक नहीं हो रहा। तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास फिर कुछ वो जो कह लें, एक प्रोफेशनली जो है एक सेल्फ डिफेंस भी तो होना चाहिए ना, और वो एक सेल्फ डिफेंस भी है, लेकिन उनकी बात वैलिड भी है। वो ये है कि वो कहते हैं कि आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। अब पीसीओएस के अंदर वेट गेन होता ही होता है, अमूमन तौर पे होता ही होता है। अब वो जब वो कहते हैं ना कि आपने आपका अगर वेट गेन हो गया तो उसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, या उस वजह से जो है ना मेडिसिन काम नहीं करेगी, या उस वजह से आपका पीसीओएस ठीक नहीं होगा। तो जब वो वाला फाइनल एक स्टांस आता है ना गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ से कि वेट को कंट्रोल पेशेंट ने खुद करना है, उसकी ज़िम्मेदारी है। तो देन वो हमारे पास आते हैं कि यार गायनेकोलॉजिस्ट के ये वर्ड्स हैं। अमूमन तौर पे अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसे कुछ केस हैं जिन पे गायनेकोलॉजिस्ट ने ये पेशेंट को डराया होता है कि वेट की वजह से तुम्हारा ठीक नहीं हो रहा है, मेडिसिन के अंदर कोई मसला नहीं है, तो वो उस वजह से हमारे पास आते हैं। हालाँकि हकीकत ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स वो अपनी हद तक ठीक है, बट ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसके अंदर डाइट भी है, वेट भी कंट्रोल होना है, मेडिसिन भी साथ चलेगी, हार्मोन थेरेपी अगर ज़रूरत है वो भी चलेगी। तो उसमें अब इसके अंदर जो है ना अमूमन तौर पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, पीसीओएस के अंदर। सही। तो वहाँ पे और पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली जो है ना फीमेल फीमेल ऑलमोस्ट 60 टू 80% जो फीमेल हैं, जो थोड़े बहुत सर्वेस जो ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी के मौजूद हैं, उनके अकॉर्डिंग वो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में हुआ था, 19 में पब्लिश हुआ था, हमारे पास लेटेस्ट वही स्टेट्स हैं। उसके मुताबिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% जो फीमेल हैं, वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी पीसीओएस डेवलप हो सकती है। तो उन सप्लीमेंट्स के ऊपर या तो या डायटीशियन फोकस नहीं करता या गायनेकोलॉजिस्ट फोकस नहीं करता, तो उस वजह से भी पीसीओएस ठीक नहीं हो रहा था। विटामिन डी डेफिशिएंसी होने की वजह से जो है ना स्ट्रेस फैक्टर्स और वो मेंटल स्ट्रेस जो है, क्योंकि पीसीओएस के अंदर मूड स्विंग के बहुत सारे मसले होते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रिगर बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनकी कभी भी मेडिसिन नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेडिसिन छोड़ दो। हम अपने हिसाब से नेचुरली फूड के थ्रू जो हार्मोन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी जो मेडिकेशन है वो भी साथ चलने देते हैं। जैसे-जैसे पेशेंट के सिम्पटम्स बेहतर होना शुरू करते हैं, वैसे-वैसे फिर हम आप पेशेंट को कहते हैं कि अब तुम्हारा वेट बेहतर हो रहा है, अब तुम्हारे मतलब जो सिम्पटम्स थे, जो तुमने जिनकी कंप्लेन की थी, वो अगर बेहतर हो रहे हैं, तो अब अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर के पास जाओ, उसको बताओ कि यार ये अब जो है अभी करंट की कंडीशन है, अब मेडिकेशन का बताओ क्या करना है या कम करना है या नहीं करना। और बाज़ पेशेंट हमारे ऐसे भी हैं कि वो जब डाइट की बेस पे उनको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, तो वो खुद ब खुद ही मेडिकेशन छोड़ देते हैं। उसकी वजह ये है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना उससे बहुत परेशान होते हैं। तो ये सारी गेम होती है इसके अंदर। और बेसिक न्यूट्रिशन जो है आप दे प्रोवाइड करते हैं या जो फूड आप हुँ। प्रोवाइड करते हैं उसमें बेसिक क्या-क्या होते हैं कि मतलब किस जब चीज़ पे ज़्यादा पीस फोकस होता है? पीसीओएस के अंदर ना मतलब जो मैं जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, एक जनरल है कि आप जो है ना रिफाइंड कार्ब को अवॉइड करना शुरू कर दें, अब कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरफ चले जाएँ। अब उसमें भी अब इतनी फूड्स हैं, अब इंसुलिन और ग्लूकोज़ लेवल को कैसे मैनेज करना है, ये एक ट्रिकी चीज़ है। उसमें जो एक जनरल गाइड ये है कि एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक टर्म यूज़ होती है जीआई। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर फूड का ना एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर स्कोर होता है उसका। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना वो लो या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड की तरफ चले जाएँ, हाई वाली को अवॉइड करना शुरू कर दिए, बहुत कम लें। ठीक है? उसमें क्या है कि जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 या 50 से बिलो है, उनको आप मतलब कि एक मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करना शुरू कर दें। जिसका इससे ऊपर है, उसको आप कह लें कि यार मैंने इसके लिए जो 50 से ऊपर जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जिन फूड का स्कोर है, उनको मैंने अवॉइड करना है। इंटरनेट है हमारे पास, सब कुछ है, आपने कुछ भी खाना है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर चेक कर लें और गूगल से, तो आपको एक जनरल गाइड मिल जाएगी। एक पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि आप हाई फाइबर वाली फूड खाएँ, ताकि आपका जो है ना वो स्लोली-स्लोली वो ग्लूकोज़ को ब्लड के अंदर रिलीज़ करवाए, ताकि आपका जो इंसुलिन है वो उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस भी कर ले और जो है ना वो ग्लूकोज़ का हाइक नहीं होनी चाहिए। वो सेम केस जैसे डायबिटीज़ के अंदर हम अवॉइड करते हैं ना, ग्लूकोज़ का स्पाइक नहीं होना चाहिए ब्लड के अंदर, सेम केस में हम यहाँ पे भी एक इसकी एक थेरेपी जो है ना वो सेम अप्लाई करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
इसके साथ-साथ जो है ना हम फ्रूट्स और वेजिटेबल की कंज़प्शन ज़्यादा करवाते हैं और जनरली जो है हम फिर कुछ ऐसे जो हैं जिनको सुपर फूड्स कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जैसे कि फ्लैक्स सीड है, लाइक अलसी के बीज हैं, सनफ्लावर सीड है, इसके अलावा तिल है, व्हाइट तिल जो होते हैं, सफ़ेद तिल, वो ऐड करवा देते हैं या पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, इस तरह के वो सीड्स जो कि हार्मोन्स को रिप्लेस करवाने में, हार्मोन्स की जो भी डिस्टर्बेंस है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प आउट कर सकते हो। वो फिर पेशेंट टू पेशेंट उनकी बॉडी की कंडीशन और उनकी फिज़ीक के हिसाब से जो इनमें से सूटेबल हो, हम वो फिर उसकी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। अच्छा, अब इसमें ना ये तो एक जनरल टिप्स हैं कि जी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड ले लें, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरफ चले जाएँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करें, साथ में जो है ऑब्वियसली हम उनकी फिज़िकल एक्टिविटी को एनहांस करेंगे। और तो ये जो है जनरल टिप्स हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि या मेरी एक जनरल जो प्रैक्टिस के अंदर ऑब्जर्वेशन है, ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब मैं अपनी वो कह लें कि दवाई ही बेचूँ। ज़ वो ये है कि आप अपने तौर से अपना परफेक्ट डाइट जो है ना या इस तरह की बैलेंस डाइट वो शायद डिज़ाइन करना मुश्किल हो। तो उस केस में आपको किसी भी डायटीशियन की हेल्प ले लेनी चाहिए ताकि आपका एक वेल बैलेंस्ड जो मील प्लान जो है ना वो रेडी हो जाए और जो आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करे, वेट को भी कंट्रोल करे और मेटाबॉलिज्म को भी जो रेगुलेट करवाए। और सर आपने मतलब ऑल ओवर द ग्लोब और ऑल ओवर द पाकिस्तान पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो अपना प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है उसके हुँ। बारे में थोड़ा सा काइंडली। डाइटफिट.पीके के नाम से हमारी वेबसाइट है और और उसको आप मैनेज किस तरह करते हैं और उससे इंटरेक्ट किस तरह करते हैं पेशेंट से? मेरा टोटल सेटअप जो है वो डाइटफिट.पीके का जो वो ऑनलाइन ही है, उसी के नेम से जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी हम काम करते हैं। तो बेसिकली जो है हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ही प्रोवाइड करते हैं और असल में मेरी पर्सनल जो वो कह लें कि एक बंदे की होता है ना कि वो कहाँ पे रिलैक्स होता है। मैं क्लिनिकल बेस्ड जो है काम के अंदर इतना रिलैक्स नहीं, क्योंकि वो एक एरिया बेस्ड आप स्पेसिफिक हो जाते हैं। वो एक लिमिटेड टाइप के ही लोग आ रहे होते हैं आपके पास उस एरिया से। अब जैसे ही मतलब मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए जो है ना सबसे जो स्ट्रेंथन चीज़ है कि मैं ऑनलाइन क्लाइंट्स को डील करता हूँ। मुख्तलिफ एरिया से हैं, लाइक लोकल नहीं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। तो उनके एक्सपोज़र से जो एक मेरा नॉलेज ग्रूम होता है या जो मेरा एक्सपीरियंस ग्रूम होता है, वो फिर बेटर क्वालिटी जो है सर्विसेज़ डिलीवर करने में मुझे बहुत हेल्प आउट करता है। इसलिए मैं तो हमेशा जो है ना ऑनलाइन चीज़ों को जो है वो ऑनलाइन वो तो मुझे कंसल्टेशन को आइडिया है कि आपने फिजिकल क्लिनिक से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हाँ, किया है और और ये एक इसमें मतलब अब हम करते कैसे हैं? नॉर्मलाइज स्टेप नहीं था ना हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग कि डायरेक्ट एकदम से अच्छा, इसमें क्लिनिक वो बंद वो बात करके। ठीक है। हम अब जो कि जैसे जैसे पीसीओज़ है ना, ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की अप्रोच ज़्यादा है। तो इसमें जो क्लाइंट है वो कितनी की देर तक हमारे पास क्लिनिक के अंदर रहेगा, ये एक सबसे बड़ा इसके अंदर ना एक बैरियर था कि वो एक दफ़ा तो विज़िट कर लेता था, लेकिन बार-बार नहीं आता था। तो उसकी क्या वजह, उससे उससे क्या होता था कि वो फिर जो है ना फेड अप होके छोड़ देता था, डाइटिंग ही छोड़ देता था। अब यहाँ के ऑनलाइन केस में क्या है कि हम मंथली बेसिस पे हमारी सब्सक्रिप्शन होती है। तो वो एक दफ़ा उसने पे किया और ओवरऑल द मंथ जो है ना हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसको कहीं पे भी कोई मसला है, आज उसका ये खाने का दिल नहीं कर रहा, जो भी उसके प्लान के अंदर सजेस्टेड चीज़ें हैं, उसको जो है ना उसके अल्टरनेट्स, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी फूड्स बनाई हैं, हाँ, तो हमारा क्या आर्ट है कि हम उसको अल्टरनेट फूड प्रोवाइड कर देते हैं। आज उसने किसी कहीं आउटिंग पे जाना है तो हम वो हमें बताता है कि मैं आज मतलब आउटडोर ईटिंग के ऊपर हूँ, तो हम कहते हैं कोई मेन्यू शेयर कर दो, उसमें जो मोस्ट फिज़िबल ऑप्शन जो उसकी डाइट के या उसकी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, हम उसको वो सजेस्ट कर देते हैं। तो इसमें जो है फिजियोज रिवर्सल के केस हमने अर्न किए हैं। क्लिनिक के अंदर जो है सिंगल या ट्वाइस विजिट के अंदर ऐसा हमारे पास शायद बहुत कम केस रिपोर्ट होते थे जो लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलने के बाद जो है वो कहें कि हमारा पीसीओज का जो मामला है वो खत्म हो गया है। तो इसलिए मैं तो ऑनलाइन को, अगर डाइटिंग के फील्ड के अंदर कहूँ तो ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। तो एक तो ये क्लाइंट इसके अंदर लॉन्ग टर्म चल जाता है और उसको फिर टाइम टू टाइम 24 आवर जो सपोर्ट मिल रही होती है, वो बेसिक चीज़ है जो उसको स्टेडफ़ास्ट करती है उस अपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के ऊपर। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन आसान काम नहीं है। कंटीन्यूअस मोटिवेशन चाहिए, कंटीन्यूअस आपको मतलब उसके अंदर जो है कुछ अपडेट्स लेना पड़ती हैं। बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़न आ जाती है कि ये खाऊँ या ना खाऊँ या इस कंडीशन के अंदर क्या करूँ? तो जो ऑनलाइन की सपोर्ट है, वो ज़्यादा फ़ीज़िबल है। पीसीओज़ के केस में या जिस बंदे ने भी अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करना है, उसमें मैं तो कहूँगा कि वो लाज़िमन ऑनलाइन सेटअप के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें। अ, जब से हमने ऑनलाइन काम शुरू किया है हम्म। डाइटफिट.पीके में, तो हमारे पास बहुत सारी लोकल और इंटरनेशनल जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं इसके अंदर। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अचीव किए हैं और उसकी वजह ये है कि हमारी तरफ से भी डेडिकेशन होती है
और फिर जो हमारा वो वर्किंग मैकेनिज्म या पेशेंट को डीलिंग का जो सेटअप है, वो ऐसा है कि वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल होता है और वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलता है और फिर अल्टीमेटली जो है ना सक्सेस स्टोरीज़ हम अर्न करते हैं। हमारे पास लाहौर का एक केस था जिसमें जो है ना वो फीमेल पीसीओएस की पेशेंट थी और वो कि पीछे काफ़ी देर से मतलब कि कोई ऑलमोस्ट 1 ईयर 2 ईयर जो इस कंडीशन से सफ़र कर रही थी। मेडिकेशन और मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लेने के बाद इवन खुद से जिम भी जाती रही। उसको वो इवन कि उसकी कंप्लेंट थी कि वो 2 महीने जिम गई है और उसका शायद 2-3 किलो वज़न कम हुआ और उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो और जो उसके जो जब भी पीरियड्स होते थे और वो इंतहाई पेनफुल होते थे और वो उस उन दिनों के अंदर कुछ काम नहीं कर कर सकती थी। तो हमारे साथ वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद जो उनका जो सेकंड मंथ हमारे साथ स्टार्ट हुआ तब उनके जब पीरियड्स स्टार्ट हुए, तो उस दिन मुझे उनका मैसेज आया और वो बहुत खुश थी। उनके मेरे वॉइस नोट मेरे पास पड़े हुए हैं शायद। तो वो खुश इसलिए थी कि पीरियड्स थे लेकिन इतने नॉर्मलाइज़ इतने रेगुलर थे कि वो उस दिन उनका वर्क फ्रॉम होम था, किसी दुबई की कंपनी के साथ वो जॉब करती हैं। तो वो जो है उसमें कह रहे थे कि आज मैं सारा ऑफ़िस का काम भी कर रही हूँ और मेरे मतलब ये पीरियड्स का फर्स्ट डे थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वो उस पीछे अगर हम देखें 1 मंथ की जो हिस्ट्री में उसमें उन्होंने क्या किया, डाइट जो थी 100% फ़ॉलो नहीं की, ठीक है? बस लोगों को डाइट प्लान को अडॉप्ट करते-करते टाइम लग जाता है। उसमें सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ क्या थी कि कुछ वर्कआउट शुरू हो गया था, कुछ जो है ना उल्टा-सीधा खाना छोड़ दिया था और हेल्दी ईटिंग की तरफ आ गई थी और कुछ जो हार्मोनल थेरेपी जो हर्बल फूड्स के साथ हमने शुरू करवाई थी वो उनकी शुरू हो चुकी थी। उसी का इतना अच्छा रिज़ल्ट था कि आफ्टर 1 मंथ उनके सिम्पटम बहुत हद तक कंट्रोल हो गए। इस तरह पेशावर से एक पेशेंट थे और उनके पीसीओएस जो थे वो उनके जो साइकिल थे 2-2 मंथ के बाद होते थे। लाइक उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री थी एक मतलब वो कोई डिफरेंट जो ये साइकिल्स ट्रैकिंग ऐप्स होती है उनके साथ ट्रैक कर रही थी और उनकी हिस्ट्री मुझे साथ-साथ भेजती थी। तो उनको हम जब 2 मंथ से 1 मंथ तक लेके आए तो उनकी वो मतलब कि खुशी भी वो द्विगुनी थी। और उसके अंदर सिर्फ ये था उनकी डेडिकेशन थी, हमारी डेडिकेशन थी। लेकिन ये था कि जो अ, सबसे ज़्यादा वो कंफर्टेबल थी हमारे साथ वो ये थी कि जो हमारा वर्किंग मैकेनिज़्म था उसके साथ। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इससे पहले भी कुछ डायटीशियन के साथ चली हूँ। तो उसकी वजह ये था कि वो अपने या तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिख के दे देते थे या जो सपोर्ट थी उन डायटीशियन की वो वैसी नहीं थी जैसे हम लोग टाइम टू टाइम या 24 आवर टाइप की जो सपोर्ट ऑफर करते थे वो नहीं थी। पर इसमें असल में ये होता है कि पीपीओ जो है ना इसमें बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर होता है और फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी है कि इसके अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया भी नहीं जाता है। इवन के हमारी सोसाइटी में मेन यही है कि आप कोई पर्सनल इश्यूज हैं तो आप डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, तो हमारे यहाँ जो है ना हम ये करते थे, हम बहुत खोल-खोल के इसको डिस्कस करते थे, सिर्फ़ जो उसके हेल्थ इश्यू को इसको नहीं। इसमें जब चूँकि मैंने बात की कि डिप्रेशन और मूड स्विंग का मसला काफ़ी ज़्यादा था, हम उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास डाइट-वाइट के में ऑन बोर्ड जो है ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ताकि जहाँ पे हमें लगे कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है इन केस किसी केस को, तो वहाँ पे हम वो भी ऑफ़र करें, सो दैट के मल्टीपल अप्रोचेज़ के साथ जो अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम है, उसको हम डील कर सकें। तो जब हम उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी साथ-साथ देख रहे हैं, उनके स्ट्रेस को भी और उस स्ट्रेस के साथ रूटीन को भी देख रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली फिर हमें जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, वो सक्सेस स्टोरीज़ की सूरत में मिल जाते हैं। So thanks for giving us the time. Hopefully this podcast is very much helpful for you. और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, एंजॉय किया होगा और हो सकता है इससे किसी के लिए बेहतरी हो, किसी को आगे के लिए आसानियाँ पैदा हों। सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।